नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां अब एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब, क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें अब लगातार तेज हो चली हैं। और इसी पर है हमारा यह खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन कहां ना। तो सियासी हलचल में सबसे पहले बात होगी देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के बारे में। आज पीएम मोदी ने आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित तकरीबन 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इस योजना की शुरुआत करने के साथ ही पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को और आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। आज ही यहां प्रगति मैदान में बन रहे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के 4 प्रदर्शनी हॉल का लोकार्पण भी हुआ है। दिल्ली में आधुनिक इंफ्रा से जुड़ा ये भी एक अहम कदम है। ये एग्जीबिशन सेंटर्स हमारे एमएसएमईज, हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे कुटीर उद्योग को अपने प्रोडक्ट दुनिया भर के बाजारों के लिए शोकेस करने, ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। साथियों, आज जब विश्व में मानव अधिकारों की बात होती है तो उसका केंद्र इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। लेकिन भारत और भारत की परंपरा ने सदियों से इस विचार को एक नई ऊंचाई दी है। हमारे यहां सदियों से शास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत, यानी जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो व्यवहार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ न करें। इसका अर्थ यही है कि मानव अधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा, बल्कि ये हमारे कर्तव्यों का विषय भी है। हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करें, दूसरों के अधिकारों को अपना कर्तव्य बनाएं। हम हर मानव के साथ समभाव और ममभाव रखें। जब समाज में ये सहजता आ जाती है तो मानव अधिकार हमारे समाज का जीवन मूल्य बन जाता है। अधिकार और कर्तव्य ये दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर मानव विकास और मानव गरिमा की यात्रा आगे बढ़ती है। अधिकार जितना आवश्यक है, कर्तव्य भी उतने ही आवश्यक है। अधिकार और कर्तव्य की बात अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक साथ ही की जानी चाहिए। ये हम सभी का अनुभव है कि हम जितना कर्तव्य पर बल देते हैं उतना ही अधिकार सुनिश्चित होता है। इसलिए प्रत्येक भारतवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ ही अपने कर्तव्यों को उतनी ही गंभीरता से निभाएं। इसके लिए भी हम सब ने मिलकर के निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रेरित करते रहना होगा। मिलेगी, युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। साथियों,
देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी विभाग एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे की कलेक्टिव पावर का इस्तेमाल करें। बीते वर्षों में इसी अप्रोच ने भारत को अभूतपूर्व गति भी दी है। पिछले 70 वर्षों की तुलना में आज भारत पहले से कहीं ज्यादा स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत में पहली इंटरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद साल 2014 तक यानी 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 5-6 वर्षों में पूरे होने का लक्ष्य है। यानी जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य। तो एक तरफ गति शक्ति योजना की शुरुआत की पीएम मोदी ने, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रेलवे को बेहतर करने के लिए भरसक कोशिश में जुटे हुए हैं। इसको लेकर के पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे लाइनों को बिछाने का काम बेहद धीमी रफ्तार से चलता था, लेकिन अब तेजी से रेलवे लाइनों को बिछाने का काम जारी है। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3,000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 24,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1,900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। साल 2014 तक यानी 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। 2014 के पहले लगभग 250 किलोमीटर ट्रैक पर ही मेट्रो चल रही थी। आज 700 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है और 1,000 किलोमीटर नए मेट्रो रूट पर काम चल रहा है। 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। बीते 7 वर्षों में हमने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया है। 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे। आज देश में 19 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। तो सियासी हलचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बात कर ली हमने, और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आज एक डेलीगेशन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला। कांग्रेस नेताओं ने लखीमपुर खीरी कांड पर राष्ट्रपति से बात की और कांग्रेस नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की भी मांग की। राष्ट्रपति से मिलने वाले कांग्रेस के इस डेलीगेशन में प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा
कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों की मांग है कि जिसने भी उनके बेटे की हत्या की उसे सजा मिले, और यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की उसके पिता के देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रपति से मिलने पर बीजेपी ने भी हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि लखीमपुर कांड पर सभी को न्याय की प्रक्रिया चल रही है, सबको न्याय मिलेगा भी, विरोधियों के पास सवाल उठाने के सिवाय कोई काम बचा नहीं है। मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्ती की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्ती नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। क्योंकि याददाश्त को तरोताजा करना बड़ा आवश्यक है। इस प्रकरण में इंसाफ मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है। इंसाफ दिला के ही हम लोग अब चैन से बैठेंगे और यह भी हर कोई मानेगा कि कानून का पालन करते हुए सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि एफआईआर दर्ज हो। यहां पे त्वरित एफआईआर दर्ज की गई, नामजद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन मैं याद दिलाता हूं आपको, आपकी सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति, एक बच्ची ने आरोप लगाया कि बलात्कार हुआ है मेरे साथ। गायत्री प्रजापति का नाम लिया। आपने संविधान की शपथ तो ली लेकिन संविधान की सीख को भूल गए। वो एफआईआर अंत तक नहीं हुई जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया, फटकार नहीं लगाई कि एफआईआर दर्ज। और आप समन और सम्मान की बात करते हैं। आज जब ये प्रेस वार्ता चल रही है, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस अपना कार्य करेगी, उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये हमारे देश का कानून। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, आरोपी से पूछताछ हो रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन अखिलेश जी ये भी जरूर बताइएगा, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, दुर्भाग्यपूर्ण था। मौलाना नजीर एफआईआर में नाम दर्ज था। एक चार्टर्ड प्लेन किसने भेजा था अखिलेश जी? उनको लेके आए और आप मुख्यमंत्री थे और आपसे मिलने के लिए वो मुख्यमंत्री आवास पे आए थे। ये होता है जंगल राज। ये होता है जब आप समन नहीं देते एक नामजद आरोपी के साथ, उसे सम्मान देते हैं। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर पर एक बड़ा बयान दे दिया। मोहन भागवत ने राष्ट्रवाद और वीर सावरकर और अन्य विषयों पर भी बात की। मोहन भागवत ने इस दौरान सावरकर को एक सच्चा राष्ट्रवादी बताया और कहा कि वो भारत में लोगों की एकता चाहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं होती है। बयान के बाद अब सियासी बवाल तो मचना था ही। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है।
हमारे यहाँ हाकिम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गारदी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए। सेना के वीरों में सबके नाम है। अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम बिस्मिल है, वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहाँ लेना है, तो मैं कहूंगा भारत में ही। ऐसे नाम बहुत है हमारे पास, उनके नाम गूंजने चाहिए, उनके नाम दिए जाने चाहिए। अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया तो वहां पता चला कि ऐसे शहीदों के नाम वहां के स्कूलों को देने की एक योजना चली है। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे आदर्श वो है। हमारी पूजाएं अलग हो सकती है, परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ, हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते हम। मातृभूमि हम नहीं बदल सकते। जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। विभाजन के बाद भारत से स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है, क्योंकि जो भारत का है वो भारत का ही है, वो बदल नहीं सकता। और हम सब पर एक उदारवादी संस्कृति, उदारवादी यानी उदारतामय संस्कृति का सब पर परिणाम है। उसी की विरासत हमको आगे ले जाती है, उसी के कारण हम सब लोग यहां मिलकर रह रहे हैं। क्या मोहन भगवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने यह कहा था कि हिंदू राजाओं ने मुस्लिम महिलाओं का रेप नहीं किया, रेप करना चाहिए था? छठी बात यह है कि क्या मोहन भगवत इस बात का इनकार कर देंगे कि सावरकर ने पितृभू और पुण्यभू की बात की कि फादरलैंड और होली लैंड? सावरकर तो ये कहते थे कि जो हिंदू है वही इस देश का सिटीजन है और जो नहीं है वो इस देश का सिटीजन ही नहीं हो सकता, कि फादरलैंड और होली लैंड की उन्होंने बात की। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है ये कि ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर की कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम? और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। सर आप इस बात, अगर सियासी हलचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात ना हो तो हलचलें थोड़ी सी अटपटी सी लगती हैं। बता दें कि 5 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान परिसर में स्थापित महंत अवैधनाथ की आदमकद कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। सुबह तकरीबन 11 बजे से आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी मौजूद रहीं। बता दें कि महाविद्यालय की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा 21 मई 2018 को ही रख दी गई थी। 31 करोड़ की लागत से महाविद्यालय का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री की मंशा को देखते हुए इसी सत्र से इस महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं भी शुरू होंगी। ये महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है और इसे कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की कक्षाओं के साथ संचालन की स्वीकृति भी मिल चुकी है। तीनों विभागों से तकरीबन 400 से भी अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश भी संपन्न हो चुका है। प्रवेश प्रक्रिया हालांकि अभी भी जारी है। प्रचार और शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती भी हो चुकी है। जंगल कौड़िया विकास खंड से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा आज पूज्य महाराज जी के नाम पर महाविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम और उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर
उपस्थित मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया से ब्रजेश यादव जी, विजय शंकर यादव जी, गोरख सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस महाविद्यालय के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव, गोरखपुर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगण, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा के अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी सम्मानित आचार्यगण, और इस विद्यालय में मुझे बताया गया कि 460 बच्चों ने एडमिशन लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका सरस्वती वंदना का कार्यक्रम भी देख रहा था। तो विधानसभा चुनाव 2022 को ले मद्देनजर विजय यात्रा लेकर निकले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमीरपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से निकले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में प्रदेश को बुल और बुलडोजर से बचाना है। भाजपा गरीबों, किसानों और संविधान को कुचलने का काम कर रही है। भाजपा के राज में गौ माता की दुर्दशा है। गौ माता की सेवा समाजवादी लोग ही अच्छे से कर सकते हैं। समाज का हर वर्ग भाजपा की नीतियों से बेहाल हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है, वहीं सरसों का तेल भी गरीबों की पहुंच से काफी दूर हो चला है। बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सपा सरकार के शासनकाल में बड़ी बड़ी मंडियां बनवाई गई थी, लेकिन भाजपा सरकार अभी तक वह मंडियां शुरू ही नहीं करवा पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा की सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड में बनाई गई मंडियों में तेल के कारखाने बनवाए जाएंगे, जिससे किसानों को भी लाभ हो। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार ने आम लोगों के लिए काम किया था। युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ लैपटॉप भी बांटे गए थे, जो कोरोना संकट काल में सबसे अधिक काम आए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 4.5 साल में नेवली लिग्नाइट का पावर प्लांट बनकर पूरा नहीं हो पाया है, और दूसरी तरफ सरकार ने बिजली के दामों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है। सपा की सरकार बनने के बाद गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों को बर्बाद कर करके न जाने किसके लिए दूध महंगा कर रहे हैं लोग। और बताइए, सरसों ये पैदा कर सकता बुंदेलखंड? समझ लीजिए, सरसों यहाँ पैदा हो सकती है, तिल पैदा हो सकती है। हम अपने पत्रकार साथियों को कह करके जा रहे हैं, ये जितनी भी 7 मंडियां बनी थी, विशेष मंडियां, चाहे हमें तिल का और चाहे सरसों के तेल का सरकारी प्लांट लगाना पड़े, लगाएंगे। ब्रांड बनानी पड़े, बनाएंगे। और विदेश से जो सरसों के तेल के लिए मिलावट आ रही है, वो रोक करके अपनी गरीब जनता को और शहरों को, कस्बों को शुद्ध सरसों का तेल दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो देखा आपने, जब जब सियासत नजदीक आती है, त्योहार नजदीक आता है चुनावी मौसम का, तो वादों की लड़ियां भी लग जाती हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के बाद अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सुर्खियों में है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बालक दिवस पर उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में महिला स्टाफ है, वहां झगड़े अधिक होते हैं। यही बात उन्होंने पुरुषों से आगे निकलने से रोक दी है।
वहीं उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आती हैं जहां पर महिलाएं स्कूलों में झगड़ा करती हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों में सुधार कर लें तो पुरुषों से आगे निकल जाएंगी। बता दें कि डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि महिलाओं के झगड़े के कारण अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को सैरिडॉन तक खानी पड़ती है। सरकार ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि महिला पहले। हमने सिलेक्शन में भी, हमने प्रमोशन में भी, हमने सब में भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको लगाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो महिला को प्राथमिकता देते हैं। तो कई जो सुविधा भोगी लोग हैं, कई जो नेता लोग हैं हमारे विभाग में, उनको अच्छा भी नहीं लगता। नहीं साहब देखो ये तो अन्याय है, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विभाग का मुखिया होने के नाते, कि आपने आपस में झगड़े भी बहुत, जहां महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वाले न्याय वो प्रिंसिपल कभी शेरोटिन टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी, कभी सीसीएल का झगड़ा, कभी लेट आने का झगड़ा, कभी जल्दी आने का झगड़ा। तो मैं समझता हूं देखिए ये तो है, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो हमेशा ही पुरुष से अपने आप को आप खींच पाएंगे। सियासी हलचल में तमाम सियासतदारों की तो बात हो गई। अब बात करेंगे राकेश टिकैत की। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर घटना में मंत्री के जो बेटे की गिरफ्तारी हुई है वो एक रेड कारपेट वाली गिरफ्तारी है। यही वजह है कि उसे गुलदस्ते भेंट कर मामले की पूछताछ की जा रही है। बता दें कि टिकैत बाराबंकी शहर के नवीन मंडी स्थल पर भाकियों द्वारा आयोजित एक सामूहिक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी और मंत्री पद से बर्खास्तगी नहीं हो जाती, आंदोलन चलता रहेगा। टिकैत ने यह भी कहा कि इंसाफ के लिए आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा और इसी को लेकर के 26 तारीख को बाराबंकी में भी धरना प्रदर्शन होगा। जब तक भारत सरकार मांगे नहीं मानती, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बड़ी खुशी है कि सामूहिक रूप से आज इतने लोग पारिवारिक बंधन में बंध रहे हैं। ये तो हमारा ये है कि इस तरह के प्रोग्राम चलते रहें और जिलों में प्रोग्राम चले। एक किस्म से ये सामाजिक आंदोलन है, ये आंदोलन चलता रहना। लखनऊ में आंदोलन करने जा रहे हैं आप? वो 26 तारीख में मीटिंग होगी वहाँ पर बड़ी पंचायत। क्या मांगे रहेंगी आपकी? मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी आगरा की जेल में बंद हो और वहाँ से उनको फिर बाहर जाए। अभी जो पुलिस प्रशासन उनके लड़कियों पर जो कार्रवाई करी, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो रेड कारपेट गिरफ्तारी है और गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है, उससे संतुष्ट। किसान अगर ये मांगे नहीं मांगते, इनकी मांग नहीं पूरी होती तो क्या करना है? आंदोलन। तो फिलहाल सियासी हलचल में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सियासत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।